सेमेस्टर 4 वाले जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए मेजर 6 हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले आपका जो है सिलेबस वगैरह बहुत पहले बता दिया गया है, तो आप जाके सिलेबस देख लीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आखिर पढ़ना आपको क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हो जाता है, देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो पहले पूछा जा चुका है या तो आपके सिलेबस से ही है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आंसर है दोस्तों कि हिंदी नाटक का उद्भव जो है वैदिक काल से ही माना जाता है, जहाँ ऋग्वेद के कुछ सूत्रों में संवाद के रूप में नाट्य तत्वों के बीज मिलते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य कला का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में नाट्य कला हजारों वर्षों से विद्वान है। हालांकि आधुनिक हिंदी नाटक का व्यवस्थित विकास जो है 19वीं सदी के मध्य में हुआ। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हिंदी नाटक का जो उद्भव है वो वैदिक काल से ही माना जाता है, जहाँ ऋग्वेद में भी बहुत सारा संवाद के रूप में नाट्य तत्व मिलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी जो है भारतीय नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है। लेकिन अगर देखा जाए कि आधुनिक हिंदी नाटक का व्यवस्थित विकास जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में ही हुआ था। ठीक है, अब इसका विकास के प्रमुख चरण देखेंगे, यानी विकास हुआ तो किस किस चरण में हुआ। तो पहला इसमें हो जाता है हम लोग का भारत तेंदु युग, जो कि 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था। इसको बोलते हैं आधुनिक हिंदी नाटक का सूत्रपात। ठीक है, सूत्रपात। तो आधुनिक हिंदी नाटक के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को जो है माना जाता है हिंदी नाटक के जनक के रूप में। तो इस युग में नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि जो है सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और तत्कालीन समस्याओं को मुख्य रूप से उठाने का माध्यम बन गया था। यानी क्या हुआ, नाटक के माध्यम से इससे पहले जो था सिर्फ मनोरंजन का जो है साधन था, लेकिन इस युग में नाटक जो है मनोरंजन के साथ साथ समाज में चल रही कुछ सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और कुछ तत्कालीन समस्या को भी जो है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करता था नाटक के माध्यम से। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखा जाए तो सामाजिक सुधार यानी बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया और धार्मिक पाखंड जैसे कुरीतियों पर प्रहार किया, और इसने जो है नाटक के माध्यम से लोगों को जागृत किया। फिर आगे हो गया राष्ट्रीयता। भारत दुर्दशा जैसे नाटकों के माध्यम से देश के तत्कालीन दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। फिर हो गया शैली दोस्तों, तो ये जो है पाश्चात्य नाटक कला के तत्व जैसे कि अंक, दृश्य विभाजन को भारतीय नाट्य परंपरा के साथ मिश्रित किया गया। ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रमुख नाटककार देखिए इसमें, यानी इस युग में जो है कौन कौन से प्रमुख नाटककार थे, तो इनमें थे पहला सबसे जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें जो है इसका जो है नाटक के जनक के रूप में भी माना जाता है। उनके द्वारा लिखा गया था अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। श्रीनिवास दास है, उनके द्वारा लिखा गया था रणधीर प्रेम मोहिनी। राधा कृष्ण दास जो कि दुखिनी बाला। तो ये सभी नाटककार हैं और ये प्रमुख नाटक हैं जिनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा हो गया हम लोग का द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेके 1920 तक चला था। इसको संक्रमण और अनुवाद का काल भी कहा जाता है। यह युग जो है हिंदी नाटक के विकास में एक बहुत ही संक्रामक काल रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से भाषा का बहिष्कार हुआ, लेकिन मौखिक नाटकों की रचना धीमी नहीं हुई। यानी ये जो काल है उसे संक्रमण काल के रूप से ही माना जाता है। इसमें जो है भाषा का बहुत ज़्यादा जो है विवाद हुआ था, लेकिन मौलिक नाटकों की रचना जो है धीमी रही थी। प्रमुख प्रवृत्तियां इसमें देखा जाए तो अनुवाद, रविंद्रनाथ टैगोर और द्विजेंद्र लाला राय के नाटकों को सफल अनुवाद हुए, जिसमें हिंदी नाटक साहित्य की समृद्ध हुआ। ठीक है, फिर है मौलिकता की कमी। इस काल में लिखे गए मौलिक नाटक अक्सर जो है उपदेशात्मक और सुधारवादी अधिक थे, कलात्मक कम थी।
फिर आगे इसमें देखें हम लोग कि प्रमुख नाटककार कौन कौन थे। तो राधा चरण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु युग में भी थे ये बाल कृष्ण भट्ट, तो ये था। आगे तीसरा जो चरण हो जाता है वो है प्रसाद युग के रूप में, जो कि 1920 से लेकर 1930 तक माना जाता है। हिंदी नाटक का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है। यह काल जो है हिंदी नाटक का चरम उत्कर्ष का समय था। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को एक नई ऊंचाई और गरिमा प्रदान की थी। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखें तो इसमें ऐतिहासिक गौरव, जो कि प्रसाद ने गुप्त काल और मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास को नाटकों का आधार बनाया। फिर हो गया काव्यात्मक संवाद। संवाद अत्यंत गंभीर, साहित्यिक और काव्यगत होते थे, जिसने रंगमंच के लिए कुछ चुनौतियां भी पेश की। फिर नारी विमर्श। ध्रुव स्वामी ने जैसे नाटक में विवाह विवाद, मतलब विवाह विच्छेद और स्त्री अधिकारों जैसे आधुनिक मुद्दे को भी उठाया गया नाटक के माध्यम से, है ना। आगे देखिए प्रमुख इसमें नाटककार जो है वो है जयशंकर प्रसाद, इसीलिए इस युग का भी नाम जो है प्रसाद इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इनके द्वारा जो लिखा गया वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक, अज्ञात शत्रु। लक्ष्मी नारायण मिश्रा के द्वारा लिखा गया सिंदूर की होली। तो ये आगे हम लोग देखेंगे प्रसादोत्तर युग और आधुनिक कला, आधुनिक काल, ठीक है। तो ये 1930 से लेके 1930 के बाद जो चला था उसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं यथार्थवाद की ओर। प्रसाद के बाद हिंदी नाटक यथार्थ की जमीन पर उतर आया। नाटककारों ने समकालीन जीवन की समस्या, मध्यम वर्ग की चुनौतियां और राजनीतिक विखंडनाओं को अपना विषय बनाकर जो है नाटक लिखना शुरू कर दिया था। जितने भी नाटककार थे तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो है नाटक लिखना शुरू किए थे। प्रमुख प्रवृत्तियां देखें तो एकांकी का विषय, जैसे डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने दीपदान, चारुमित्रा जैसी उत्कृष्ट एकांकी की रचना की, जिन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को उजागर किया। फिर आगे क्या हुआ, गीति नाट्य। धर्मवीर भारती का अंधा युग का एक महत्वपूर्ण गीति नाट्य है, जिसने आधुनिक पोज को व्यक्त किया है इस नाटक के माध्यम में। फिर आगे हो गया आधुनिक रंगमंच, जिसमें मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, इनके द्वारा लिखा गया है आषाढ़ का एक दिन। सुरेंद्र वर्मा और विस्म सहानी जैसे नाटककारों ने समकालीन रंगमंच को समृद्ध किया और यथार्थवादी नाटकों के माध्यम से जीवन की जटिलताओं को पेश किया। तो ये सब जो हुआ था यथार्थवाद की ओर। तो ये आपका लास्ट चरण था। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि हिंदी नाटक का उद्भव जो है वो प्राचीन जड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका आधुनिक विकास जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही शुरू हुआ। इसीलिए इन्हें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जो है हिंदी नाटक के जनक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने इस सामाजिक उद्देश्य दिया। जयशंकर प्रसाद ने इसे कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान की। आधुनिक काल में यह यथार्थवाद की ओर बढ़ा। विभिन्न रंगमंच रूपों के माध्यम से समाज का दर्पण भी बन गया नाटक, यानी नाटक सिर्फ जो है मनोरंजन का नहीं, समाज के दर्पण के रूप में भी काम करने लगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, वो बोल रहा है कि हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु युग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय नाट्य परंपरा बहुत ही पुरानी है, लेकिन आधुनिक हिंदी नाटक का असली शुरुआत जो है 19वीं सदी के मध्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में मानी जाती है। भारतेंदु युग जो कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी नाटक को पूरी तरह से बदल दिया था इस युग ने। इस युग में नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि वे समाज को जागरूक करने का, देश को आज़ादी के लिए तैयार करने और एक मजबूत हथियार बन गया था नाटक के रूप में लोगों को जागृत करने का। ठीक है, आगे देखेंगे कि हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु युग की भूमिका क्या रही, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा भूमिका था वो देखिए, मतलब जो भी भूमिका था हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है कि आधुनिकता का सूत्रपात और उद्देश्यपूर्ण लेखन, सोच में बदलाव किया गया। यानी पहले सिर्फ मनोरंजन के लिए, अब लोगों की समस्या वगैरह के लिए, लोगों को प्रेरित वगैरह करने के लिए भी जो है नाटक लिखे जाने लगे। तो भारतेंदु जी ने पहले नाटक ज़्यादातर पौराणिक और धार्मिक कहानियों पर आधारित थे। भारतेंदु ने नाटकों को समकालीन जीवन और उसकी समस्या से जोड़ा।
फिर मकसद था किसी भी नाटक को लिखने का, पहले सिर्फ जो है मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, नाटक लिखने का एक खास मकसद था, समाज की बुराइयों को खत्म करना, लोगों को जो है नई सोच पैदा करना लोगों के अंदर। नाटक अब केवल पढ़ने और हंसने के लिए नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए लिखे भी जाने लगे थे। तो ये सबसे पहला बदलाव था। दूसरा बदलाव क्या हुआ था, सामाजिक समस्याओं का खुलकर चित्रण किया गया, जैसे कि समाज के आईना के रूप में जो है नाटक काम किया। इस युग के नाटककारों ने समाज में मौजूद बुराई जैसे कि बाल विवाह, बूढ़ों से शादी, विधवाओं की खराब स्थिति और धार्मिक पाखंड वगैरह को जो है नाटक के माध्यम से जनता के सामने रखा, ताकि लोग जो है प्रेरित हो सके, यानी वो जो है जागरूक हो सकें। उदाहरण के लिए देखिए तो भारत तेंदु का नाटक जो है, जिसमें नाटक का नाम है वेदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, में धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और पाखंड पर तीखा व्यंग्य किया गया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। तो ये था दूसरा बदलाव। आगे तीसरा है दोस्तों, राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना, जिसमें देखिए कविता के माध्यम से देश का और राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न किया गया। तो देखिए देश की चिंता, यानी उस समय भारत अंग्रेज का गुलाम था। नाटकों में खुलकर देश प्रेम की बात की गई है और अंग्रेजों के अत्याचार को भी दिखाया गया है नाटक के माध्यम से। फिर है भारत दुर्दशा, ये जो है भारत तेंदु का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, यानी भारत तेंदु के द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसका नाम है भारत दुर्दशा, जिसने जिसमें उन्होंने प्रतीक के माध्यम से दिखाया है कि देश की हालात कितनी खराब हो चुकी है और लोगों को एकजुट होने का संदेश भी दिया है इस नाटक के माध्यम से। आगे जो चौथा है दोस्तों, वो है भाषा का सरलीकरण और खड़ी बोली का उपयोग, यानी कि अब जो है नाटक वगैरह ऐसा लिखा जाने लगा ताकि आम आदमी भी जो है पढ़ सके। तो आम आदमी की भाषा, पहले नाटक संस्कृत या फिर ब्रज भाषा में होते थे जो आम लोगों को समझ में नहीं आते थे। भारत तेंदु युग में पहली बार खड़ी बोली हिंदी को नाटकों की भाषा बनाया गया, यानी हिंदी को जो है नाटकों की भाषा बनाया गया। पहुंच आसान हुई, सरल भाषा के कारण नाटक गांव-गांव तक पहुंच गए और ज़्यादातर लोग उन्हें समझ भी पा रहे थे। तो ये भी हुआ। आगे देखिए पांचवा जो है हम लोग का मौलिकता और अनुवाद का संतुलन। नए नाटक यानी भारत तेंदु जो थे उन्होंने अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र जैसे कई मौलिक और बेहतरीन नाटक भी लिखे। फिर आगे दूसरी भाषा में से सीखना, यानी वो क्या करते थे, संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी से अच्छे नाटक को हिंदी में अनुवाद भी किया करते थे ताकि सभी लोगों को समझ आ सके। यानी दूसरी भाषा से कोई नाटक वगैरह को सीख के अपनी भाषा में अनुवाद करके, यानी हिंदी भाषा में खड़ी बोली में अनुवाद करके लिखा करते थे, जिससे हिंदी में नाटककार कई तकनीकें सीख सके और हिंदी साहित्य समृद्ध हो सके। फिर आगे छठा हो गया रंगमंच की स्थापना और प्रोत्साहन। खेलने के लिए नाटक, यानी नाटक केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखे गए बल्कि उन्हें स्टेज पर खेलने के लिए भी तैयार किया गया। शौकिया थिएटर, यानी भारत तेंदु ने खुद नाटक मंडली बनाई, अभिनय किया और निर्देशन भी किया, जिसने हिंदी रंगमंच की शुरुआत हुई और लोगों को नाटक खेलना शुरू किया। यानी क्या होने लगा, यानी भारत तेंदु युग में लिखे जाने लगा, लोगों को जागृत किया जाने लगा और साथ ही साथ जो है जैसे नाटक वगैरह होता था ना स्टेज वगैरह पर, वैसा खेलने भी शुरू कर दिया गया था। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है भारत तेंदु युग ने हिंदी नाटक को एक नया जीवन दिया। उन्होंने नाटक को समाज को जगाने, देश से जोड़ने और आम लोगों तक पहुंचने का एक शक्तिशाली माध्यम भी बनाया, जिसने आगे चलकर प्रसाद युग और आधुनिक नाटकों के लिए मजबूत रास्ता तैयार किया। तो ये था भारत तेंदु युग का भूमिका। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक नाट्य के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। यानी लोक नाट्य क्या है और ये कितने रूप हैं ये आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय लोकनाट्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ग्रामीण समाज में शिक्षा, नैतिकता और धार्मिक संदेश का प्रसार का भी माध्यम है लोकनाट्य।
ठीक है। अब इसके विभिन्न रूप हम लोग देखेंगे, जितने भी रूप हैं, जिसमें पहला हम लोग का हो जाता है उत्तर भारतीय लोकनाट्य शैली, जिसमें हो जाता है नौटंकी, जो कि उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसमें संवादों के बजाय गीतों और संगीत पर अधिक जोर दिया गया है। इसमें वीरता, प्रेम और पौराणिक कथाओं का मंच होता था। यानी इसमें क्या होता था, नॉर्मल जो है बात वगैरह नहीं रहती थी, बल्कि इसमें गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये सब जो है दर्शाया गया है। इसमें वीरता, प्रेम और बहुत सारी पुरानी कथाओं का बात रहती थी। ठीक है। फिर आगे हो गया रामलीला और रासलीला। दोस्तों, रामलीला में भगवान राम जी का जीवन का चित्रण किया जाता है और दशहरे के दौरान पूरे उत्तर भारत में खेला जाता है। रासलीला मुख्य रूप से जो है मथुरा और वृंदावन में प्रचलित है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनके नृत्य का प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो ये था। आगे तीसरा है स्वयं। यह हरियाणा और पंजाब का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें जो है कलाकार वेश बदलकर नकल और गीतों के माध्यम से सामाजिक विषयों को उठाते हैं। तो ये सब था हमारा उत्तर की तरफ। अब देखते हैं पश्चिम और मध्य भारत शैली, जिसमें हो जाता है तमाशा, जो कि महाराष्ट्र में है। यह अपनी चपकतला और ऊर्जा के लिए माना जाता है। इसमें लावनी नृत्य की मुख्य भूमिका होती है। तमाशा अक्सर खुले मंच पर होता है। इसमें ढोलकी तथा तुनतुने जैसे वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर आगे हो गया हम लोग का भवई, जो कि गुजरात और राजस्थान के लिए। भवई एक व्यवसायिक लोकनाट्य है, जिसमें कलाकार सिर पर 7-8 घंटे रखकर नृत्य करते हैं और अभिनय करते हैं। यह अपनी अद्भुत संतुलन कला और व्यंग्यात्मक संवादों के लिए प्रसिद्ध है। यानी सिर पर कुछ रख के जो है बहुत ही 7-8 घंटे तक नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका भवई, जो कि गुजरात और राजस्थान के लिए। फिर हुई है माछ, जो कि मध्य प्रदेश के लिए। मलावा क्षेत्र का यह नाट्य रूप गीतों और धार्मिक आख्यानों पर आधारित होता है। यानी ये जो है गीत और धार्मिक आख्यान पर आधारित है। अब आगे हो गया हम लोग का तीसरा, जो कि दक्षिण भारतीय लोकनाट्य शैली यक्षगान, जो कि कर्नाटक में। यह एक अत्यंत प्राचीन और भव्य शैली है। इसमें कलाकार जो है भारी रेशम वस्त्र, ठीक है, यानी रेशम का कपड़ा, बड़े मुकुट और चेहरे पर विशेष श्रृंगार लगाते हैं। इसकी कथा वस्तु महाभारत और रामायण से ली जाती है। यज्ञान की परंपराओं के बारे में संगीत नाट्य अकादमी पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो आपका है ये अत्यंत प्राचीन और भव्य शैली है। इसमें क्या होता है, रेशम कपड़े, मुकुट वगैरह पहन के, ठीक है, ये जो है लोकनाट्य किया जाता है। इसमें जो है महाभारत और रामायण से ली जाती है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये है। आगे हम लोग का हो गया तेरुकट्टू, जो कि तमिलनाडु में। तेरुकुट्टू, ठीक है, जो तमिलनाडु में। इसे सड़क नाट्य भी कहा जाता है। यह आमतौर पर द्रौपदी आमन मंदिर के वार्षिक उत्सवों के दौरान खुले मैदान में मंचित किया जाता है, जो कि तमिलनाडु में। फिर हो गया कुटियाट्टम, जो कि कुटियाट्टम जो है हमारा केरल के लिए। यह संस्कृत नाट्य परंपरा का एक रूप है और इसे जो है यूनेस्को द्वारा इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित भी किया गया है। तो ये हमारा आगे चौथा हो गया हम लोग का पूर्वी भारतीय लोकनाट्य शैली, जिसमें आ जाता है जात्रा, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए। जात्रा का अर्थ है यात्रा, जात्रा का अर्थ हो गया यात्रा। प्राचीन कला में भक्त टोलियों गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी, जिसे जो है इसका जन्म हुआ था। और यह बहुत ऊंचे स्वर और नाटकीय संवादों के लिए जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। फिर हो गया आगे दोस्तों आंकिया नाट, जो कि असम में है। संत शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें संगीत, नृत्य और संवादों का अद्भुत समन्वय, यानी इन सभी का जो है बहुत बड़ा समन्वय देखा जाता है। फिर आगे हो गया विदेशिया, जो कि बिहार में। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित यह शैली भोजपुरी भाषा क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। यह मुख्य रूप से पलायन के दर्द और सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है। यानी एक लोग जो है छोड़ के जाते हैं, यानी कि जो एक जगह से छोड़ के यहाँ से चल जाते हैं, या फिर सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक मतलब कुरीतियों वगैरह होती है, उन सभी पर ये आधारित है। ठीक है, आगे पांचवा हम लोग का अन्य विशिष्ट विधाएं, जो कि पाडवानी है, जो कि छत्तीसगढ़ में। इसमें महाभारत की कथा को एकल कलाकार
संगीत के साथ सुनते हैं। इसमें मुख्य कलाकार हाथ में तंबूरा लेकर उसे गदा या धनुष की तरह उपयोग करते हैं और अभिनय करते हैं। फिर हो गया कठपुतली, जो कि राजस्थान में है। यह दुनिया का सबसे पुराने लोकनाट्यों में से एक है। इसमें धागे और लकड़ी की पुतलियां के माध्यम से ऐतिहासिक वीरता की कहानी सुनाई जाती है। तो ये सब था अलग अलग रूप दोस्तों लोकनाट्य के। ठीक है, अब भारतीय लोकनाट्य के प्रमुख विशेषताएं हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला हो जाता है खुला मंच। अधिकतर लोकनाट्य के लिए किसी औपचारिक थिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये खुले मैदान या मंदिरों के प्रांगण में होते हैं अधिकतर जो है। फिर हो गया सामुदायिक भागीदारी। इसमें दर्शकों और कलाकारों के बीच कोई सख्त दीवार नहीं होती। कलाकार अक्सर दर्शकों के बीच जाकर संवाद करते हैं। तो ये सब इसकी भारतीय लोकनाट्य की विशेषताएं हैं। फिर हो गया संगीत प्रधान लोकनाट्य। बिना संगीत के अधूरा है, जिसमें ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा और स्थानीय वाद्य यंत्रों का भरपूर उपयोग किया जाता है। फिर हो गया मौखिक परंपरा। ये नाटक अक्सर लिखित पाठकथा के बजाय पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ते जाता है। तो ये सब हमने देखा दोस्तों लोकनाट्य के जितने भी रूप है वो निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते। तो लिखा है कि भारतीय लोकनाट्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक चेतना का सशक्त प्रतीक है। ये मनोरंजन के साथ साथ लोक शिक्षा और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। आधुनिकता के दौर में भी इन कला रूपों की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि ये हमारी क्षेत्रीय पहचान और मिट्टी की खुशबू को जीवित रखता है। इसका संरक्षण न केवल हमारी कला बल्कि हमारी जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये था। अब हम लोग क्वेश्चन आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी रंगमंच पर लोकनाट्य परंपराओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी हिंदी रंगमंच पर लोकनाट्य परंपरा का जो है क्या प्रभाव पड़ा था वो आपको लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों कि हिंदी रंगमंच के विकास में लोकनाट्य परंपराओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 1960 के दशक के बाद भारतीय रंगमंच में जड़ों की ओर वापसी का जो दौर शुरू हुआ, उसने हिंदी नाटकों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कर भारतीय पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यानी कहने का मतलब ये है जो हिंदी रंगमंच है उसका विकास में जो है लोकनाट्य परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा था। 1960 के दशक के बाद जो हिंदी रंगमंच जो है फिर से शुरू हुआ था, यानी जड़ों की ओर वापसी हुई थी, तो उसने जो है हिंदी नाटकों को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त किया और भारतीय पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोकनाट्य परंपरा ने। आगे देखेंगे कि हिंदी रंगमंच पर लोकनाट्य परंपराओं के प्रभाव की विवेचना जो है निम्नलिखित बिंदुओं के से अंतर्गत की जा सकती है, जिसमें पहला हो गया हम लोग का नाट्य शिल्प और संरचना में बदलाव। यानी पारंपरिक पश्चिमी नाटक अक्सर एक बॉक्स सेट या फिर बंद कमरे के भीतर होते थे। लोकनाट्य के प्रभाव से हिंदी रंगमंच में खुला मंच और अमूर्त मंच सज्जा का चालन पड़ा। यानी कहने का मतलब ये है पहले क्या होता था, जो हमारा नाटक वगैरह था वो बॉक्स सेट के अंदर या फिर बंद पर्दे के पीछे हुआ करते थे, लेकिन लोकनाट्य के प्रभाव से हिंदी रंगमंच जो है वो खुला मंच में होने लगा। देखिए इसमें पहला हो जाता है सूत्रधार। लोकनाट्य की तरह आधुनिक हिंदी नाटकों में भी सूत्रधार का प्रयोग होने लगा, जो दर्शकों को कहानी सुनता था और पात्रों का परिचय देता था। फिर हो गया मसखरा। हास्य और व्यंग के माध्यम से गंभीर बात कहने के लिए लोक परंपरा के विशुद्धक या फिर जोकर का प्रयोग करके आधुनिक नाटकों में बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये था। आगे दूसरा है संगीत और नृत्य का नया आयाम शुरू हुआ। लोकनाट्य स्वभाव से ही संगीत प्रधान होते थे। आधुनिक हिंदी नाटककारों ने संवाद का बोझ को कम करने के लिए लोक संगीत का सहारा लिया। यानी अब लोग उसका संवाद जो है बहुत लंबा हुआ करता था, बोझ लगा करता था, तो उसको बोझ को कम करने के लिए संगीत के माध्यम से संगीत का सहारा लिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। इसमें हबीब तनवीर ने अपने नाटकों विशेषकर चरणदास चोर में छत्तीसगढ़ी लोक संगीत और नाचा शैली का एक ऐसा अद्भुत प्रयोग किया है कि वह नाटक जो है वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, यानी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ठीक है,
फिर हो गया नाटकों में ढोल, नगाड़ा, मंजीरा और खंजरी जैसे पारंपरिक वाद्यों का प्रयोग बढ़ा, जो नाटक को वातावरण को और भी जीवंत बनाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आगे है प्रयोग नाटक का प्रमुख नाटककारों और निर्देशकों का योगदान इसमें क्या रहा था, यानी प्रमुख नाटककार और निर्देशक जो थे उसका योगदान के बारे में। तो हिंदी रंगमंच के कई दिग्गज रचनाकारों ने लोक विधाओं को अपनी रचना का आधार बनाया, जिसमें हो जाते हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो है अपने नाटक जैसे कि अंधेर नगरी ले लीजिए, उसमें प्रहसन और लोक शैलियों को अपनाया ताकि आम जनता तक नाटक अच्छे से पहुंच सके, आम जनता भी इस नाटक से जुड़ सके। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका नाटक जो है बकरी पूरी तरह से नौटंकी शैली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जो है राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करना था। ठीक है, तो ये इनके द्वारा। फिर है मुद्रा राक्षस, इन्होंने जो है अल्लाह अफसर में नौटंकी और स्वयं के तत्वों का प्रयोग किया है। फिर आगे जो है वो गिनीज कनाड और बीवी क्रांत, हालांकि ये कन्नड़ पृष्ठभूमि से थे, लेकिन इनके द्वारा यक्षगान का प्रयोग हिंदी रंगमंच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो ये सभी थे प्रमुख रचनाकार और उनके या फिर निर्देशक का योगदान। फिर आगे चौथा हो गया हम लोग का जड़ों की ओर वापसी आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद भारतीय रंग कर्मियों को महसूस हुआ कि केवल पश्चिमी शैली के नाटक भारतीय संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यानी उन्हें क्या लगा, उन्हें लगा कि सिर्फ पश्चिमी शैली का नाटक जो है वो भारतीय शैली को व्यक्त नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन के जैसा, जिसमें भवई, माच, जात्रा और तमाशा जैसी शैलियों के तत्वों को आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विषयों के साथ जोड़ दिया। यानी क्या हुआ, जो आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक विषय था उसके साथ इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया गया। इन समन्वय ने हिंदी रंगमंच को मौलिक भारतीय रंगमंच के रूप में स्थापित किया। पांचवा आगे क्या हुआ फिर, तो जन रंगमंच और नुक्कड़ नाटक। लोक नाट्यों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी और जनता से सीधी संवाद है। इसी गुण को नुक्कड़ नाटक ने अपनाया। सफदर हाजमी और नाटक जन नाट्य मंच ने लोक रूपों का उपयोग कर जटिल राजनीतिक संदेशों को ग्रामीण और श्रमिक वर्ग तक पहुंचाया। यानी कि लोक नाट्य का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो है सादगी यानी सरल और सीधा संवाद हुआ करता था। इसी गुण के कारण जो है नुक्कड़ नाटक जो है वो भी अपनाया गया। सफ़ेद हाजमी जन नाट्य मंच का प्रयोग करके जटिल राजनीतिक संदेश को जो है ग्रामीण और मजदूर वर्ग तक पहुंचाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा और संवादों में लोक तत्व। लोक नाट्यों के प्रभाव से हिंदी नाटकों की भाषा अधिक लचीली और क्षेत्रीय बोली, जैसे कि भोजपुरी, मालवी, छत्तीसगढ़ी के मेल से समृद्ध हुई, जिससे नाटक केवल शिक्षित गहरी वर्ग तक सीमित न रहकर जन साधारण का माध्यम बन चुका था। यानी कहने का मतलब ये है, जो लोक नाटक का प्रभाव जो हुआ, हिंदी नाटक को भी जो है अधिक लचीली बनाई गई और क्षेत्रीय बोली में भी जो है नाटक वगैरह, लोकनाट्य वगैरह दिखाए जाने लगे, जिससे जो है ये सभी लोगों तक ये पहुंच सका। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि लोक नाट्य परंपरा ने हिंदी रंगमंच को एक नई ऊर्जा, रंगीनियता और भारतीयता प्रदान की। इसने नाटक को केवल मनोरंजन की वस्तु न बनाकर उसे समाज का आईना बनाया। लोक परंपराओं के समावेश से ही आज की हिंदी रंगमंच अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान पाने में सफल हुआ। लोक नाट्य ने इसी प्रभाव के कारण आज का हिंदी नाटक अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ महसूस होता है। तो ये था दोस्तों कि लोकनाट्य परंपरा जो है वो हिंदी रंगमंच पर, यानी हिंदी रंगमंच पर जो है लोकनाट्य परंपराओं का प्रभाव। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग का जो है वो है हिंदी रंगमंच के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी हिंदी रंगमंच के कितने रूप हैं वो लिखना है और सभी रूपों को विस्तार से लिखना है, वर्णन करना है। तो चलिए देखेंगे आंसर। तो लिखा है कि हिंदी रंगमंच का विकास अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ होकर आधुनिक वैश्विक शैलियों तक फैला हुआ है।
यानी शुरू से लेके प्राचीन से लेके आधुनिक तक जुड़ा हुआ है। यह केवल एक प्रदर्शन कला नहीं है बल्कि समय के साथ बदलते समाज का प्रतिबिंब है, यानी कि लोगों को जो है सामाजिक क्रूरता वगैरह दिखाने का एक जो है आईना के रूप में भी काम करता है। चलिए इसके प्रमुख जो है इसका जो भी रूप है वो देखेंगे। पहला हो गया पारसी रंगमंच, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। पारसी रंगमंच आधुनिक हिंदी रंगमंच का आधार माना जाता है, यानी जो पारसी रंगमंच है वो आधुनिक हिंदी रंगमंच का आधार के रूप में इसे माना जाता है। इसकी विशेषताएं अगर देखा जाए तो इसमें भव्य सेट, उड़ने वाला सिंहासन, तिलिस्म और जादू जैसे चमत्कारों का प्रयोग होता था। संवाद में तुकबंदी और भारी उर्दू हिंदी का मिश्रण हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम जो है पारसी रंगमंच भी रखा गया है। फिर देखिए प्रमुख नाटककार हैं इसमें कौन कौन से, तो आगा हर्ष काश्मीरी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा भी जाता है, और राधे श्याम कथावाचक इसके प्रमुख स्तंभ थे। इसने नाटक को मनोरंजन के साथ साथ एक बड़े व्यवसाय के रूप में भी स्थापित किया। यानी ये इस काल के जो प्रमुख नाटककार थे जिनका नाम था आगा हर्ष काश्मीरी और राधे श्याम, इन्होंने क्या किया, नाटक को मनोरंजन के साथ साथ जो है व्यवसाय का भी रूप दिया, यानी कि बिजनेस का भी रूप दिया। दूसरा हम लोग का जो हो गया दोस्तों वो है भारतेंदु युगीन रंगमंच, जो कि पूर्ण जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। उन्होंने पारसी रंगमंच को व्यवसायिकता के जवाब में एक ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी रंगमंच की स्थापना की। यानी क्या कहने का मतलब ये है, उन्होंने जो है पारसी रंगमंच के जवाब में जो है एक अलग साहित्यिक और राष्ट्रवादी रंगमंच की स्थापना की थी, और इन्हें जो है आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। विशेषताएं देखा जाए तो इनके नाटकों जैसे कि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा का उद्देश्य समाज सुधार और देशभक्ति जगाना था। प्रभाव देखिए तो इन्होंने लोक विधियों और सांस्कृतिक नाट्य शास्त्र का समन्वय किया। इनके काल में जो भी शोकिया नाटक मंडलियां थी उसका उदय हुआ, तो ये सभी हुआ था इनके युग में। फिर है प्रसाद युगीन या फिर ऐतिहासिक रंगमंच। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी रंगमंच को दार्शनिक और ऐतिहासिक गहराई प्रदान की। विशेषताएं अगर देखी जाए तो उन्होंने नाटक जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी भव्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी जो ये सब जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनाए गए नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हालांकि उनकी भाषा बहुत जो है कठिन रहती थी, जिससे उन्हें मंचित करना और समय चुनौती माना जाता था, यानी जिससे जो है बहुत सारे लोग जो है उसे नहीं पढ़ पाते थे, तो ये जो है बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता था। आगे इसका महत्व देखा जाए तो प्रसाद जी ने रंगमंच को साहित्यिक गरिमा के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का काम किया। फिर चौथा हो जाता है हम लोग का दोस्तों इप्टा और प्रगतिशील रंगमंच। 1940 के दशक में इप्टा, ठीक है, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका मतलब होता है भारतीय जन नाट्य संघ का उदय ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी, यानी इसका उदय किया गया था 1940 में, और ये जो है हिंदी रंगमंच को और भी एक नई दिशा देके बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य था कि रंगमंच को आम जनता के संघर्षों, गरीबी और आज़ादी से लड़ाई से जोड़ना था, यानी उन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखा जाना है नाटक के रूप में, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में पृथ्वीराज कपूर जो कि पृथ्वी थिएटर, बलराज साहनी और हबीब तनवीर, इन्होंने रंगमंच को महलों से निकालकर झोपड़ियों और कारखानों तक पहुंचाया, यानी सभी लोगों, आम जनता, लेबर वगैरह तक ये पहुंचाने का काम किया गया। फिर आगे हम लोग का पांचवा है जो कि है स्वतंत्रयोत्तर और जड़ों की ओर वापसी। आज़ादी के बाद 1960 से लेकर 1970 के दशक में हिंदी रंगमंच ने अपनी विशिष्ट भारतीय पहचान खोजी, यानी क्या किया उन्होंने जो है अपना जो है भारतीय पहचान खोजा, जिसमें लोक और आधुनिकता का मिलन। हबीब तनवीर ने नाचा का प्रयोग किया, तो धर्मवीर भारती ने अंधा युग के माध्यम से काव्य नाटक की नई परंपरा शुरू की। इसके प्रमुख प्रयोग देखा जाए तो इब्राहिम अलकाजी के निर्देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी की स्थापना भी की गई। हिंदी रंगमंच को विश्व स्तर पर तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ा गया।
मोहन राकेश ने नाटक जो कि आषाढ़ का एक दिन, आंधे अधूर मध्यम वर्गीय जीवन के तनाव को दिखाने का एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्कूल खोला गया, ठीक है, और उसमें जो है हिंदी रंगमंच को विश्व स्तर पर जो है बढ़ावा दिया गया। मोहन राकेश का जो नाटक है जिसमें आषाढ़ एक दिन, आंधे अधूरे, तो इन सभी के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोग जो है मिडिल क्लास के लोगों के तनावों को दिखाने का काम किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, छठा जो है नुक्कड़ नाटक, यानी यह हिंदी रंगमंच का सबसे क्रांतिकारी और राजनीतिक रूप रहा था। इसकी विशेषताएं, इसके लिए किसी हॉल, पर्दे या फिर महंगे सेट की जरूरत ही नहीं थी। यह बाजारों, सड़क के कोने और पार्कों में खेला जाता था और उसके माध्यम से लोगों को जो है मनोरंजित या फिर जागृत किया जाता था। सफदर हाजमी जन्म के माध्यम से उन्होंने नुक्कड़ नाटक को जन आंदोलन के रूप में दिया। यह सीधा संवाद करने वाला और ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर आधारित हुआ करता था, ठीक है। अब सातवां हम लोग का है समकालीन और प्रयोगात्मक रंगमंच, जो कि 21वीं सदी माना जाता है। आज का हिंदी रंगमंच जो है अत्यंत विविधतापूर्ण है। डिजिटल प्रभाव, अब नाटकों में मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स और आधुनिक ध्वनि यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी डिजिटल प्रभाव पड़ा, यानी मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स वगैरह आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा। एकल अभिनय यानी सोलो परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं, एक ही कलाकार द्वारा कई पात्रों का निर्वाह करने का नाटक भी चलाया गया। इस मतलब ये चलन जो है बहुत ज़्यादा पड़ा, यानी एक ही आदमी अलग अलग पात्रों का जो है निर्वाह करने लगा। साहित्यिक का मंचन, यानी अब कहानियों और उपन्यासों का नाट्य रूपांतर, ठीक है, जैसे कि प्रेमचंद्र की कहानी का मंचन बहुत ही लोकप्रिय रहा है। तो ये सब बदलाव हुआ, ये सब चीज़ हुआ। निष्कर्ष देखते हैं तो हिंदी रंगमंच की यात्रा जो है पारसी थिएटर के मनोरंजन से शुरू होकर नुक्कड़ नाटक के विरोध और मोहन राकेश के यथार्थवाद तक पहुंची। आज हिंदी रंगमंच अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और आधुनिक तकनीक से भी लेस है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो NSD जैसे संस्थानों ने इसे एक पेशेवर पहचान देकर वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित भी किया है। तो ये था हमारा दोस्तों हिंदी रंगमंच के। आगे क्वेश्चन नंबर छठा जो हो गया हम लोग का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद ने नाटक ध्रुव स्वामिनी के नायिका ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। यानी इस नाटक में जो है नायिका जो हमारी है ध्रुव स्वामिनी, उसके चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। ये नाटक को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और हम आपको एक बार और बोलेंगे कि आपके सिलेबस में जो भी नाटक का नाम दिया गया होगा आप उस नाटक को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाटक पढ़ने से आपका पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आंसर समझते हैं। आंसर है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी हिंदी नाटक साहित्य की एक युगांतरकारी रचना थी। यानी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है लिखा गया था ध्रुव स्वामिनी, और ये जो है बहुत बड़ी रचना के रूप में माना जाता है। हिंदी नाट्य साहित्य का एक युगांतरी रचना माना जाता है। इस नाटक की नायिका जो है ध्रुव स्वामिनी नारी चेतना की एक ऐसी मिसाल है जो सदियों के अंधकार और पुरुषवादी बेड़ियों को काटती है, और केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि वह प्रसाद जी के आधुनिक नारी की कल्पना है जो अपने अस्तित्व, अस्मिता और अधिकार के लिए स्वयं संघर्ष करती है। उसका चरित्र विकास करुणा से शुरू होकर विद्रोह पर समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब है इस नाटक के माध्यम से एक पात्र लिया गया है ध्रुव स्वामिनी, जो उस समय की, ठीक है, यानी ये जो है अंधकार और पुरुषवादी पीढ़ियों को काटती है, यानी उन सभी चीज़ों को झेलती है। और ये सिर्फ जो है एक पात्र नहीं है, ये जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा उस समय आधुनिक, यानी उस समय जो चल रहा था नारी पर अत्याचार वगैरह, उन सभी का कल्पना है, जिसमें वो अपने अस्तित्व वगैरह अधिकार के लिए संघर्ष करती है। उसका चरित्र जो है विकास करुणा से शुरू होकर विद्रोह तक समाप्त होता है। चलिए आगे देखेंगे। ऐतिहासिक और एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि इसका, यानी ध्रुव स्वामिनी गुप्त काल यानी गुप्त कुल की पुत्रवधू और सम्राट समुद्रगुप्त के जेठ पुत्र रामगुप्त की पत्नी है। यानी ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की पत्नी है।
यह वह राजनीति की भेंट चढ़ी एक ऐसी स्त्री है जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध एक कायर और विलासी व्यक्ति से ब्याह करा दिया गया। यानी कहने का मतलब है उसके मर्जी के बिना उसे जो है एक विलासी और कायर व्यक्ति यानी रामगुप्त से शादी करवा दिया गया था, विवाह करवा दिया गया था। उसका चरित्र इसी विडंबना के साथ शुरू होता है, जहां वह एक और कुछ मर्यादा और दूसरी और अपनी व्यक्तिगत सम्मान के बीच फंसी हुई रहती है। तो ये है ध्रुव स्वामिनी के नाटक के बारे में। चारित्रिक विशेषताएं देखा जाए तो अजय आत्मसम्मान यानी ध्रुव स्वामिनी के चरित्र का सबसे बड़ी विशेषता उसका स्वाभिमान था। जब रामगुप्त अपनी जान बचाने के लिए उसे शत्रु शंकरा को उपहार स्वरूप सौंपने का निर्णय लेता है तो ध्रुव स्वामिनी का आत्मसम्मान जाग उठता है। वह कायर पति से कहती है, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे भी बेचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यानी कहने का मतलब ये है वो अपनी जान बचाने के लिए, यानी कि जो रामगुप्त रहता है वो अपनी जान बचाने के लिए जो उसका शत्रु है शंकराज उसको जो है उपहार के गिफ्ट के रूप में जो है अपनी पत्नी को सौंपना चाहता है। तब वो जो है ये अपने पति को कहती है, यानी अपने कायर पति को कहती है कि तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे भी बेचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहती है। या वह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसका सौदा किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है वो खुद कहती है कि वो स्पष्ट करती है कि मैं जो है कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूँ जिसका आप सौदा कर सकते हैं। फिर आगे दूसरा हो गया निर्भकता और आदमय साहस। वह केवल महलों में रहने वाली सुकुमारी नहीं है। जब वह देखती है कि कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा तो वो स्वयं अखंड उठने और आत्महत्या करने की साहस दिखाती है। बाद में वह चंद्रगुप्त के साथ पुरुष वेश में शंकर राज के शिविर में जाने का अत्यंत साहसी निर्णय लेती है और उसकी वीरता का परिचयता कहती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो है लास्ट में क्या करती है, चंद्रगुप्त के साथ जो है शंकर राज के शिविर में जाने का एक निर्णय लेती है कि चलिए हम जाते हैं, और वो जो है अपना वीरता का परिचय देती है। तीसरा हो गया नारी अधिकारों का मुखर वक्ता। ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी की मोक्ष यानी कि तलाक वगैरह पूर्ण विवाह वगैरह के प्रश्न को उठाया है। उस ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से वह पुरोहितों और समाज के तार्किक सवाल करती है। वह नारी के उस रूप को प्रस्तुत करती है जो अब पुरुष को भोग्य वस्तु बने रहने को तैयार नहीं है। उसका संवाद आज भी प्रासंगिक है, यानी कि वो जो है अपनी आवाज़ उठाती है। जयशंकर प्रसाद ने तलाक वगैरह पूर्ण विवाह वगैरह पर भी प्रश्न उठाया है ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से। तो वो क्या कहती है, देखिए कहती है कि पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझ रखा है, वे अपनी सुविधाओं के अनुसार बेच सकते हैं। तो ये था उस नाटक का कुछ पंक्ति है। आगे चौथा है कि विवेक और तर्कशीलता। वह भावुक होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान भी है। वह जानती है कि रामगुप्त केवल कायर नहीं बल्कि कलीब यानी अयोग्य है, यानी योग्य भी नहीं है। वह राज्यसभा में अपनी तर्कों से यह सिद्ध कर देती है कि जिस विवाह में प्रेम सुरक्षा और मर्यादा ना हो वह विवाह टिकने योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है वो बहुत ही बुद्धिमान भी है, भावुक के साथ साथ वो जानती है अच्छे से कि हमारा जो पति रामगुप्त है वो कायर नहीं है बल्कि जो है साथ साथ वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, वो राज्यसभा में वो सिद्ध भी कर देती है कि जिस विवाह में प्रेम सुरक्षा और मर्यादा ना हो वो जो है विवाह टिकने योग्य नहीं होता है। ठीक है, आगे दोस्तों सच्चे प्रेम की उपासिका। उसका प्रेम वासना पर नहीं वीरता और चरित्र पर आधारित है। वह प्रारंभ से ही वीर चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग रखती है क्योंकि वह उसने सम्मान देना जानता है। वह स्पष्टवादी और अपने प्रेम को स्वीकार करने से उसे संकोच नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है वो शुरू से ही जो है चंद्रगुप्त के प्रति जो है अनुराग रखती थी। ठीक है, क्योंकि वो जो है जो चंद्रगुप्त है उसे सम्मान दिया करते थे, उसको जो है प्रेम स्वीकार करने में उसे कोई संकोच भी नहीं हुआ। ठीक है, ये सब था। विद्रोह का प्रतीक अगर देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी का चरित्र भारतीय नारी की परंपरा छवि
को बदल देता है। वह विद्रोह करती है समाज से, व्यवस्था से और अपने पति से, जो रक्षा के नाम पर उसे दाग पर लगा देता है, दांव पर लगा देता है। उसका विद्रोह व्यक्तिगत ना होकर संपूर्ण नारी जाति की शोषण के विरुद्ध है। तो इस नाटक के माध्यम से ये सभी चीज़ें दर्शाए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि नाटक में ध्रुव स्वामिनी की भूमिका का महत्व क्या रहा। तो पूरे नाटक में गतिशीलता ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूमती रही, यानी उसके आसपास। शंकराज की मृत्यु, रामगुप्त का पतन और चंद्रगुप्त का राज्य अभिषेक, ये सभी घटनाएं ध्रुव स्वामिनी के मान सम्मान की रक्षा से जुड़ी हुई है। यह केवल एक नायिका नहीं बल्कि पूरे नाटक का प्रेरक शक्ति के रूप में भी काम की है। तो ये है ध्रुव स्वामिनी नाटक के इसके चरित्र चित्रण। निष्कर्ष देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी का चरित्र भारतीय साहित्य का एक महान उपलब्धि है। वह करुणा, गरिमा, बुद्धि और साहस का अद्भुत मिश्रण है। प्रसाद जी ने उसे एक ऐसा सशक्त नारी के रूप में गढ़ा है जो अपनी नियति स्वयं लिखती है। नाटक के अंत में उसका रामगुप्त से संबंध विच्छेद करना और चंद्रगुप्त को चुनना प्राचीन रूढ़ियों को हार और नारी की स्वतंत्रता की जीत का है। वह आज की नारी के लिए भी स्वाभिमान के साथ जीने की एक प्रेरणा है। तो ये था इस नाटक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का है, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधय का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी दीपदान एकांकी के आधार पर जो पन्नाधय का उसमें जो पात्र किया गया उसका चरित्र का चित्रण करना है। तो चलिए आंसर हम लोग समझेंगे। तो आंसर है दोस्तों हम लोग का कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा ये रचा गया था, ये लिखा गया था दीपदान एकांकी। ये बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी की पूरी कथा जो है पन्नाधय के इर्द गिर्द घूमती है। पन्नाधय इतिहास का वह उज्जवल पात्र है जिसने स्वामी भक्ति और राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया। वह त्याग, बलिदान और अटूट साहस की प्रतिभूति है। ठीक है, तो पन्नाधय जो है उन्हीं के बारे में इस जो है एकांकी में लिखा गया है। तो चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले देखते हैं। तो पन्नाधय जो है वो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सागा के छोटे पुत्र उदय सिंह के धाय मां है। चित्तौड़ की राजनीति में जब वनवीर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रचता है, तब पन्नाधय एक ढाल बनकर राजवंश की रक्षा करती है। ठीक है, यानी ये स्त्री है पन्नाधय। ठीक है, चलिए आगे इसके चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। तो अपूर्व अत्याचार और ममता का बलिदान पन्नाधय का सबसे बड़ा गुण उसका आत्म बलिदान है। जब उसे पता चलता है कि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने आ रहा है तो वह अपने इकलौते पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर लेटा देती है। वह अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होती देखती है। वह एक ऐसी मां है जिसने राज्य के दीपक को बचाने के लिए अपने घर के दीपक का दान दिया। यानी क्या होता है, इसका जो है इस कविता के माध्यम से पन्नाधय का सबसे बड़ा गुण और आत्म बलिदान दिखाया गया है। जब उसे पता चलता है कि बनवीर जो है वो उदय सिंह का हत्या करने आ रहा है तो वो क्या करती है, उसी के पलंग पर उसे अपने बेटे को लेटा देती है ताकि उसे ना मार के जो बनवीर जो आता है मारने के लिए वो इसके बेटे को ही मार के चला जाता है। ठीक है, संवाद में देखा जाए तो लिखा है कि आज मैंने अपने जीवन का सबसे प्रिय दीपक का दान कर दिया, ये कहती है पन्नाधय। आगे दूसरा हो गया अडिंग स्वामी भक्ति। पन्नाधय के लिए उसका व्यक्तित्व सुख और उसकी संतान राज्य की भविष्य से बढ़कर नहीं है। यानी पन्नाधय का मानना था, पन्नाधय के हिसाब से जो है व्यक्तिगत सुख और उसका संतान यानी उसका बेटा जो है वो राज्य के भविष्य से बढ़कर नहीं है। वह मेवाड़ के नमक का हक अदा करना जानती है। बनवीर उसे लालच देता है कि जंजीर का लोभ दिखाता है, लेकिन पन्ना कहती है कि वह अपने ईमान को नहीं बेचेगी। यानी क्या कहता, बनवीर जो है उसे लालच वगैरह देता है, अपनी ओर मतलब अपनी तरफ लाना चाहता है, लेकिन वो जो है अपनी ईमान नहीं बेचेगी, ऐसा कहती है। आगे तीसरा हो गया असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता। पन्ना केवल भावुक ही नहीं थी, ठीक है, भावुक ही नहीं है, वह अत्यंत चतुर और साहसी भी है। संकट की आहट सुनते ही घबराती नहीं है, बल्कि
योजना बनाती है और वह कीरताबारी की मदद से कुंवर उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर महल से बाहर सुरक्षित भेज देती है। यह उसकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। यानी क्या होता है, पन्ना जो है भावुक के साथ साथ बहुत ही चालाक है। जैसे ही संकट वगैरह का आहट सुनती है तो वो घबराती नहीं है, बल्कि प्लान यानी योजना वगैरह बनाती है और उसे जो है उसके माध्यम से जो है कुंवर सिंह को टोकरी में छिपाकर महल से बाहर सुरक्षित भेज देती है और उसे जो है बचा लेती है। आगे देखेंगे, कठोर कर्तव्य परायणता। ठीक है, यानी पन्ना के चरित्र में कर्तव्य और ममता के बीच भीषण द्वंद्व चलता है। एक तरफ उसका रोता हुआ पुत्र चंदन और दूसरी तरफ मेवाड़ का उत्तराधिकारी उदय सिंह। पन्ना अपने आंसुओं को भी पी जाती है, कर्तव्य को चुनती है। वह पत्थर का दिल रखकर अपने पुत्र की मृत्यु का शेष्य पर सुला देती है। यानी देखिए, पन्ना जो है वो बहुत ही कर्तव्य और ममता के बीच लड़ती है। एक तरफ उसका रोता हुआ पुत्र चंदन और दूसरी तरफ मेवाड़ का उत्तराधिकारी उदय सिंह। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपने बेटे को जो है उस बेड पर सुला देती है जहां बनवीर सिंह आके उसे मार देता है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी जो है अपना कर्तव्य ही चुनती है। आगे पांचवा है निर्भीकता और स्पष्टवादिता। पन्ना बलवीर जैसे क्रूर हत्यारे के सामने भी नहीं झुकती। वह उसे स्पष्ट रूप से नीच और कायर कहती है। वह मृत्यु से नहीं डरती है, उसे केवल इस बात की चिंता है कि चित्तौड़ का भविष्य सुरक्षित रहे। यानी पन्ना इतनी बहादुर थी कि वो हत्यारे के सामने भी यानी बनवीर के सामने भी नहीं झुकती है। वह उसे जो है नीच और कायर कहती है। वो जो है मौत से भी नहीं डरती है, उसे सिर्फ एक ही चिंता थी, वो थी चित्तौड़ का भविष्य सुरक्षित रहे, बस। ठीक है, पन्नाधय के चरित्र का आदर्श के रूप में, तो पन्नाधय का चरित्र हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा और स्वामी भक्ति में यदि स्वयं का सब कुछ भी निछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका बलिदान केवल एक पुत्र का बलिदान नहीं, बल्कि वह नारी शक्ति के रूप का प्रतीक है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो ये इनके द्वारा पन्नाधय का चरित्र के बारे में हमें चरित्र से ये सीखने मिलता है। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि पन्नाधय का चरित्र विश्व इतिहास में अद्वितीय है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने पन्ना के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि मेवाड़ की भूमि केवल वीरों से नहीं बल्कि ऐसी महान वीरंगनाओं से भी सुभोगित है। पन्नाधय का बलिदान सदा सदा के लिए अमर है। वह आज भी त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देती है। तो ये था। आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है चारुमित्रा एकांकी का भावनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि चारुमित्रा जो एकांकी है उसका भावनात्मक विश्लेषण करना है। तो चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। तो लिखा है दोस्तों आंसर कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित चारुमित्रा, यानी इन्हीं के द्वारा डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा ही चारुमित्रा लिखा गया था। यह एक मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक एकांकी है जो सम्राट अशोक के अंत पूर्व यानी कि घटना पर आधारित है। यानी अशोक सम्राट के महल के भीतर की घटना पर यह आधारित है चारुमित्रा। उसका भावनात्मक विश्लेषण केवल ऐतिहासिक तथ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के हृदय में उठने वाला प्रेम, ईर्ष्या, असुरक्षा और पश्चाताप के गहरे समुद्र की यात्रा भी ये सब दर्शाई गई है चारुमित्रा में। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो चारुमित्रा एकांकी का भावनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं से किया जा सकता है, जिसमें हमने पहला है उपेक्षित प्रेम का दुख। एकांकी की शुरुआत जो है चारुमित्रा के अकेलेपन और दुख से होती है। वह सम्राट अशोक की बड़ी रानी है, लेकिन उसे लगता है कि सम्राट अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। अशोक का झुकाव दूसरी रानी तिर्यक्षिता की तरफ ज़्यादा है। यह बात चारुमित्रा के भीतर ही भीतर खाई जा रही है। यह एकांकीकर ने एक ऐसी नारी का दुख दिखाया है जो महलों में रहती है पर अपने पति के दिल में खुद को उपेक्षित महसूस करती है। यानी क्या था, इस एकांकी का शुरुआत होता है जिसमें चारुमित्रा जो है वो अकेले और दुखी महसूस होती है। ठीक है, दुखी महसूस करती है। ये जो चारुमित्रा है वो अशोक सम्राट की बड़ी रानी है, लेकिन उसे लगने लगा था कि जो सम्राट अशोक है
वो अब हमें जो है यानी कि रानी को लग रहा था कि अब उसे जो है अच्छे से प्यार नहीं करते, पहले जैसा प्यार नहीं करते। अब वो जो है दूसरी रानी की तरफ जो है ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरी रानी की तरफ उसका झुकाव है। यही सब बात जो है वो चारुमित्रा को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, यानी भीतर ही भीतर उसे जो है अकेलापन और दुखी की जा रही थी। तो ये सभी यही एकांकी के माध्यम से नारी का दुख दिखाया गया है। जो नारी महल में तो रहती है लेकिन अपने पति के दिल में नहीं रहती, ऐसा दिखाया गया है। आगे देखिए दूसरा है ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना। जब किसी को अपने प्यार के छिन जाने का डर होता है तो उसके मन में जलन पैदा होती है, यार जिसको बोलते हैं जीलियस ईर्ष्या, ठीक है, पैदा होती है। चारुमित्रा के साथ भी यही होता है। उसे डर है कि तिर्यक्षिता उसे अधिकार छीन लेगी। इस असुरक्षा की वजह से वह तिर्यक्षिता के खिलाफ साजिश रचने लगती है। यह भाव दिखाता है कि जलन इंसान को सही गलत पहचान भुला देती है और वह अपनों को ही नुकसान पहुंचाने का सोचने लगती है। यानी क्या होता है, जब उसे लगता है कि दूसरी जो रानी है वो उसका अधिकार छीन लेगी तो उसके अंदर जलन, ईर्ष्या और प्लान वगैरह, साजिश वगैरह बनाने लगती है चारुमित्रा, ठीक है। तो यही सब दिखाया गया है जिससे हमें पता चलता है सही गलत की पहचान हमें भुला देती है इंसान की जलन में, और यही जो है बहुत बड़ा सोच मतलब नुकसान पहुंचाने को सोचने लगती है। तीसरा है मन के भीतर का युद्ध। पूरी कहानी में चारुमित्रा के मन में एक युद्ध चल रहा होता है, यानी वो जो है अंदर ही अंदर एक युद्ध चल रहा होता है उनके अंदर। एक तरफ उसका स्वाभिमान है और दूसरे तरफ गलत काम करने के लिए यानी उत्साहित है वो, और दूसरी तरफ उसकी नैतिकता है जो उसे रोकती भी है। यानी क्या है, वो उसका स्वाभिमान है और साथ ही साथ साजिश भी रच रही है, ठीक है, और दूसरा तरफ उसकी अच्छाइयाँ भी है जो उसे ये सब करने से रोकती भी है। वो साजिश तो रचती है लेकिन उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता। डॉक्टर वर्मा ने चारुमित्रा के इस मानसिक तनाव को बहुत ही बारीकी से दिखाया है। पाठक को महसूस होता है कि बुरा काम कर रही है पर वह स्वभाव से बुरी नहीं है, बस हालात की मारी है। यानी इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने दिखाया है चारुमित्रा के मानसिक तनाव के बारे में कि वो जो है बुरा काम कर तो रही है लेकिन वो जो है स्वभाव से बुरी नहीं है, बस हालात के कारण वो ऐसा कर रही है। आगे चौथा है सम्राट अशोक का न्याय और करुणा। सम्राट अशोक का चरित्र भी भावनाओं से भरा हुआ है। एक तरफ वह सम्राट है जिन्हें न्याय करना है और दूसरी तरफ वह एक पति है। जब उन्हें चारुमित्रा की साजिश का पता चलता है तो उसे वे पहले गुस्सा होते हैं लेकिन फिर उनके मन में दया और करुणा का भाव जागता है। वे सजा देने के बजाय सुधारने का मौका देते हैं। यह दिखाता है कि न्याय सिर्फ सजा देना ही नहीं बल्कि सामने वाला का हृदय बदलने में भी होता है। तो ये अशोक सम्राट के द्वारा उसके चरित्र का भी भावना दिखाया गया है। आगे पांचवा हो गया पश्चाताप की अग्नि। एकांकी का सबसे भावुक हिस्सा वह है कि जब चारुमित्रा सच सामने आ जाता है और वह डर के मारे नहीं बल्कि अपनी गलती का एहसास से रोने लगती है। उसे पछतावा होता है कि उसने ईर्ष्या में आकर कितना बड़ा पाप किया है, ठीक है। यह पश्चाताप उसके मन की सारी बुराइयों को धो देता है। जहाँ कहानी नफरत से पछतावे की ओर मुड़ जाती है और पाठक के दिल को छू जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, ये सबसे बड़ा जो है एकांकी का सबसे भावुक हिस्सा रहा है जब चारुमित्रा का जो है सच सबके सामने आ जाता है और वो जो है रोने लगती है गलती का एहसास के कारण, और उसे पछतावा होता है कि उसने जलन या फिर ईर्ष्या के में आके कितना बड़ा पाप किया है, ठीक है। आगे छठा हो गया क्षमा और शांति का संदेश। एकांकी का अंत जो है वो क्षमा पर ही होता है, यानी माफ़ी पर है। अशोक चारुमित्रा को माफ़ कर देते हैं। यहाँ यह भाव उभरता है कि माफ़ी देना सबसे बड़ी जीत होती है। ईर्ष्या की आग को खून से नहीं बल्कि प्यार और माफ़ी से बुझाया जा सकता है। यह अशोक की थम और अहिंसा का विचार से भी जुड़ा हुआ है, यानी सम्राट अशोक के द्वारा चारुमित्रा को माफ़ कर देना ये सब दिखाता है, ठीक है, दर्शाता है। आगे सातवां हो गया सम्राट अशोक का उदार भाव। सम्राट अशोक का चरित्र इसके एकांकी में बहुत ही शांत और गंभीर दिखाया गया है। इस एक सम्राट होने के नाते उन्हें न्याय करना है लेकिन एक पति होने के नाते वे दयालु भी हैं। जब उन्हें चारुमित्रा के अपराध का पता चलता है तो उसे
मारते या जेल में नहीं डालते हैं। वो जानते हैं कि चारुमित्रा ने यह सब प्यार पाने की तड़प में ही किया था। अशोक की यह करुणा और क्षमा वाला भाव इस एकांकी को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है और हमें सिखाता है कि सजा देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के दिल को बदल देना। तो ये सभी इस कहानी यानी इस एकांकी के माध्यम से, चारुमित्रा एकांकी के माध्यम से दिखाया गया है। निष्कर्ष देखिए तो लिखा है दोस्तों, जो हमारा चारुमित्रा एकांकी है वो मनुष्य के स्वभाव का एक गहरा अध्ययन है। यह हमें बताती है कि जलन और शक किसी भी हंसते खेलते घर को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसे सामने वाला माफ़ करने का हौसला रखे तो बिगड़े हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। यह एकांकी आज के समय में भी बहुत ही प्रचलित है। तो ये सभी था हमारा चारुमित्रा एकांकी के बारे में दोस्तों, और यही हमारा सिर्फ 8 ही प्रश्न था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही सिर्फ 8 क्वेश्चन करना है आपके जो है मेजर 6 हिंदी के लिए। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका इसी में से जो 7 प्रश्न पूछते हैं और 7 में से जो आपको 4 का आंसर देना रहता है वो आपका इसी में से आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसका सिलेबस एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम जो है एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी टॉप 10 या फिर टॉप 5 ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसको आपको हर हाल में कर लेना, आंसर आपको यहाँ से कर लेना, क्वेश्चन वहाँ से देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सब करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखना है। वीडियो पर नए हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।